तो ये एक ऐसी न्यूज आई है जो आपका एक भ्रम तोड़ने का काम करेगी। गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में क्या डिफरेंस होता है, सेम ही पोस्ट के लिए कितने ज्यादा अंतर होते हैं पैकेजेस में। तो ये हैं शशिधर जगदीशन, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ हैं एचडीएफसी बैंक के। ये बने हैं 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के हाईएस्ट पेड बैंकर। मतलब इंडिया में 2024-25 में जितने भी बैंक्स हैं, प्राइवेट, फॉरेन, सरकारी, सब मिला करके इनसे ज्यादा सैलरी किसी को नहीं प्राप्त हुई। और जब मैं सैलरी कह रहा हूँ तो उसमें सिर्फ बेसिक सैलरी और सारे कंपनी नहीं, पूरा एक ओवरऑल कि एक साल में इनको कितना पैसा प्राप्त हुआ है उसकी बात हो रही है। तो ये जो इनका पे है ये आपको एक बहुत बड़ा गैप दिखाएगा। इंडिया के जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उसका जो सबसे बड़ा बैंक है जैसे एसबीआई हो गया, उसके चेयरमैन और इसमें इनके सैलरी में कितना डिफरेंस है, सब कुछ हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो इनकी सैलरी वो कितनी है। तो टोटल एनुअल जो रिम्यूनरेशन है वो है 12.08 करोड़ रुपीस, मतलब इनकी सैलरी है। बाकी सारी चीजें इसमें मिला करके ये कंपोनेंट इसमें दिए गए हैं कि बेसिक सैलरी इतनी है, अलाउंसेस वगैरह इतने हैं, परफॉर्मेंस बोनस है इसमें, प्रोविडेंट फंड और सुपरन्यूएशन फंड जो रिटायरमेंट फंड होता है वो आपका कितना दिया गया है। और ये भी बताया गया है कि इनकी जो सैलरी है वो पिछले साल से 11.8% तक बढ़ी है। अब चूंकि बैंक में मर्जर हुआ है तो इस वजह से भी जो है बहुत सारी चीजें बदली हैं, इनकी सैलरी में इंक्रीज देखने को मिला है। तो ये टोटल सैलरी इनकी साल भर की है, सैलरी ही है ये। इसके अलावा इनको 2,12,052 शेयर मिले हैं फाइनेंशियल ईयर 25 में एचडीएफसी बैंक के। तो अगर मार्केट वैल्यू अभी कितनी है, 2,000 रुपए की है, तो उस हिसाब से देखिए तो 42 करोड़ रुपए से ज्यादा के तो इनको शेयर ही प्राप्त हुए हैं। तो इसको हम कहते हैं ईएसओपीज। अभी हम डिटेल में समझेंगे इसका मतलब क्या होता है। तो ईएसओपीज इनको 42 करोड़ रुपए के मिले हैं, 12 करोड़ की इनकी सैलरी है। तो आप अगर जोड़ेंगे तो ये 54 करोड़ रुपए प्लस आप इनका पूरा साल भर का पैकेज पाएंगे। तो इतना पैसा इनको प्राप्त हुआ है एक साल के अंदर। अगर हम बात करेंगे ईएसओपीज की, ये क्या होते हैं, तो इसका मतलब सिंपल सा इतना है कि फुल फॉर्म इसका होता है एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो इसका मतलब ये होता है कि जब मान लीजिए आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और आप टैलेंटेड है, कंपनी चाहती है कि आप कंपनी छोड़ करके भागे नहीं, तो आपको कोई सैलरी वगैरह तो देती है कंपनी, उसके साथ वो एक ऑप्शन देती है। क्या ऑप्शन देती है कि आपको जो भी कंपनी है उसका जो उस समय का एक फिक्स प्राइस पे आपको उसके शेयर्स का ऑप्शन दे देती है। मतलब आप उस समय शेयर के मालिक नहीं बनते हैं। आपको ये कहती है कंपनी कि हम आपको लेट से आपको कहा गया कि 2,000 शेयर हम देंगे और हर एक शेयर की जो प्राइस है वो 100 रुपए है अगर उस समय। तो इसका मतलब आपको ये 2,000 शेयर मिले नहीं है, आपके पास अब ऑप्शन रहेगा कि आपको अगर 2 साल आपने काम कर लिया तो आपको ये शेयर खरीदने का इस प्राइस में ऑप्शन रहेगा। मतलब ये इसलिए दिए जाते हैं ताकि जो टैलेंटेड व्यक्ति है वो काम करे। और ये जो टाइम होता है कि 2 साल, 3 साल, 5 साल, उसको वेस्टिंग पीरियड कहा जाता है। तो 2 साल आपने पूरे कर लिए तो अब आपके पास चांस होता है कि आप ये देखिए कि अब जो कंपनी का शेयर है अगर 100 रुपए से 150 रुपए हो गया है, तो आप क्या करेंगे कि 100 रुपए के हिसाब से 2,000 शेयर कंपनी से खरीद लेंगे। जब आप खरीदेंगे तब इसके मालिक बनेंगे और फिर आप उसे 150 रुपए के हिसाब से बेच देंगे। तो आपको मोटा मोटा प्रॉफिट 50 रुपए का होगा इसमें पर शेयर। तो 2,000 गुणे 50 कर लीजिए तो ये आपका शेयर का प्रॉफिट हो जाएगा। तो जैसे इनको 2,000 शेयर पर शेयर जो कीमत है इस समय, तो इस ये करंट वैल्यू है। और इनको 2 लाख के अराउंड जो है वो शेयर मिले हैं। वो क्या प्राइस पे मिले हैं वो देखना होगा। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए कि अगर वो बेचें इस समय 2,000 रुपए के हिसाब से तो उनको 42 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो कंपनी इसको इसीलिए करती है ताकि जो भी व्यक्ति काम कर रहा है उसे ये ना लगे कि मैं सैलरी बेसिस पे काम करूं, उसे ये भी लगे शेयर देख करके कि मेरी भी तो ओनरशिप है इस कंपनी में, मतलब मैं भी तो इस कंपनी का एक बहुत बड़ा मालिक बन रहा हूं। तो ऐसे में वो और मन लगा के काम करे और इधर उधर ज्यादा भागने का भी प्रयास ना करे। तो ये होते हैं ईएसओपीज। और यहाँ पर वो सारी बातें जो मैंने आपको बताई कैसे काम करते हैं वो सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। बेनिफिट इसका क्या होता है, कंपनी को बेनिफिट तो हो गया कि उसका जो टैलेंट है वो रिटेन रहता है और बार बार उन्हें एम्प्लॉय नहीं खोजना पड़ता है ऐसे पोजीशंस के लिए कि अब कोई आया छोड़ के भाग गया, कोई 12 करोड़ दे रहा है कोई 14 देगा तो भाग जाएगा। तो ऐसे में वो भागने वाला सीन नहीं रहता, कंपनी में थोड़ा स्टेबलाइजेशन रहता है। एम्प्लॉय को बेनिफिट ये रहता है कि अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको परफॉर्मेंस इंसेंटिव के तौर पे ईएसओपीज बढ़ के मिलती रहेंगी। और अगर वो अच्छा काम करेगा तो कंपनी भी ऊपर ही जाएगी। तो अगर आज उसे 100 रुपए के हिसाब से शेयर मिले हैं, अच्छा काम करेगा तो अगर कल को ये जो शेयर की कीमत है वो 200 रुपये हो जाएगी तो उसका भी तो मुनाफा है। मतलब उसको जो पैसे मिल रहे हैं वो डबल उसको प्राप्त होंगे। तो ऐसे में जो एम्प्लॉय होता है उसको ऐसे बेनिफिट मिलता है मॉनेटरी। और वो चाहे तो यहाँ पे जो शेयर है उसे रख ले, थोड़ा और कीमत बढ़ जाए तब बेचे। दूसरा,
कंपनी की तरफ से ये बेनिफिट होता है कि इससे जो सेंस ऑफ ओनरशिप होती है भाई, उसको ये लगता है कि अब तो मेरा भी यहाँ पे पैसा लगा हुआ है, समझिए कि अब मैं भी उसका शेयर होल्डर हूँ। तो ऐसे में वो अच्छा काम करने का प्रयास करता है एम्प्लॉय। तो इसलिए ESOPs बांटे जाते हैं कंपनीज के द्वारा। कई बार ऐसा भी देखा गया है, कुछ कंपनियों में ऐसा होता है कि जब कई बार कंपनी बहुत खराब काम कर रही होती है कि वो सैलरी नहीं दे पाती, तब भी वो शेयर वगैरह बांट देती है ना। उस सिनेरियो में बात हम नहीं कर रहे हैं, हम इसे पॉजिटिव सेंस में लेकर के चल रहे हैं। अगर हम बात करें कंपैरिजन की, तो आपको समझ में आएगा कि अगर हम केवल जो यहाँ पे जो टॉप पेड इंडिया में बैंकर्स हैं उनसे कंपेयर करें, तो ये तो शशिधर जगदीशन तो हैं ही, इनकी सैलरी 12.08 करोड़ रुपये है। अगर हम देखें सेकंड नंबर पे, तो ये आते हैं कोटक के अशोक वासवानी, 12.95 करोड़ इनकी सैलरी है। और अमिताभ चौधरी की 9.11 करोड़ है। और वी वैद्यनाथन है IDFC फर्स्ट के 5.54 करोड़ पे इनकी सैलरीज हैं। और इधर इनके क्या लिखे गए, SOPs लिखे हैं। जैसे शशिधर जगदीशन की है 42 करोड़ रुपए की वर्थ की इनके पास ESOPs हैं। दूसरे नंबर पे अशोक वासवानी जो है इनको 4 करोड़ के मिले हुए हैं। और फिर अमिताभ चौधरी को 30 करोड़ के SOPs मिले हैं। तो अगर आप ओवरऑल सैलरी देखेंगे ना, तो अशोक वासवानी का 12 या 13 समझ लीजिए, 13 4 17 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 30 और 9 39 करोड़ रुपए इनको प्राप्त हो रहे हैं। वैसे ही आप IDFC फर्स्ट वाले को देखेंगे तो 18 और 5 कितना हो जाएगा, 23 23.5 करोड़ का इनका पूरा पैकेज बनेगा। तो हम यहाँ पे इसकी ही बात कर रहे हैं कि ये सैलरी और प्लस में ESOPs, क्योंकि ये पैसा भी तो इन्हीं को प्राप्त हो रहा है। तो इसको मिला करके जो शशिधर जगदीशन है उनको सबसे ज़्यादा पैसे प्राप्त हुए हैं। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब एक कंपैरिजन हम करते हैं भारत के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ में, जो कि क्या है, SBI। तो SBI के चेयरमैन हैं चेल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, या CA शेट्टी कहते हैं शॉर्ट में। उनसे अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखिए इनकी एनुअल सैलरी HDFC वाले कितनी है, 12.08 करोड़ रुपीज़। और इनकी कितनी 0.6 करोड़ या फिर कह लीजिए 63.87 लाख रुपए है। इसमें सैलरी, परफॉर्मेंस बोनस और सब कुछ मिला करके ऐसा होगा। तो आप ये सोचिए कितना बड़ा स्टार्क डिफरेंस आपको देखने को मिलता है कि केवल 63,000 रुपए प्राप्त हो रहे हैं SBI के चेयरमैन को, जो कि भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक है। और जो भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है HDFC, जो फर्स्ट नंबर पे आता है, उसका जो यहाँ पे MD है उसको 12.08 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि टैलेंट में कमी हो गया, बाकी सारी चीजें हैं। ये जो सैलरी है ये सरकारी सैलरी है, और सरकारी सैलरी ऐसे ही चलती है। इनको जो सैलरी मिल रही होगी, जो कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे उनके लेवल की सैलरी मिलती है, तो इतनी ही सैलरी होती है। तो ये डिफरेंस है। तो ऐसे में अगर कोई बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होता है, इसीलिए वो सरकारी नौकरी छोड़ करके प्राइवेट जॉब में स्विच करता है, क्योंकि उसे पता है उसके अंदर अगर टैलेंट है, वो काम करना जानता है, तो वो आसानी से अपना जितना वो पूरे ज़िंदगी भर में नहीं कमाएगा, वो अगर वो अपना 10-15 साल भी दे देगा ना, तो आसानी से प्राइवेट सेक्टर से पैसा कमा करके रिटायर भी हो सकता है। फिर अगर हम बात करें इंडिया के जो टॉप बिगेस्ट बैंक्स हैं, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, मार्केट कैप मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मार्केट कैप बदलता रहता है। अभी मैं आपको कह दूं कि HDFC का मार्केट कैप 14.8 लाख करोड़ है, और हो सकता है 1 महीने के बाद ये थोड़ा कम हो जाए या थोड़ा बढ़ जाए, तो फिर बच्चे परेशान होते हैं कि आपने गलत कर दिया, इसलिए मैंने लिखा नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको सबसे टॉप पे मार्केट कैप में मिलेगा HDFC बैंक, सेकेंड नंबर पे है ICICI बैंक, इनके बीच में लगभग 4 लाख करोड़ का अंतर है। फिर तीसरे नंबर पे आता है SBI। तो आप सोचिए तीसरे नंबर पे मार्केट कैप पे तो आ रहा है, लेकिन सैलरी में एकदम मिसमैच है। इसीलिए मैंने कहा था कि पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है, क्योंकि ओवरऑल ये तीसरे नंबर पे है। इसीलिए कुछ बैंक जो ऐसे होते हैं, जो सबसे बड़े बैंक होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, टू बिग टू फेल, मतलब ऐसे बैंकों का फेल होना बहुत ही मुश्किल है। फिर चौथे नंबर पे कोटक महिंद्रा, पांचवें पे एक्सिस है। फिर एक पब्लिक सेक्टर का बैंक है BOB। अच्छा, BOB के बारे में तो बताया नहीं। अगर हम केवल पब्लिक सेक्टर बैंक की ही बात करें कि उसमें सबसे ज़्यादा पेमेंट किसको मिल रही है, MD CEO को, तो BOB के ही हैं। कितना, 74 लाख रुपीज़ एनुअली मिलती है ऐसा सैलरी। फिर आते हैं PNB के 7वें नंबर पे है। फिर यूनियन बैंक है 8वें नंबर पे। फिर 9वें नंबर पे IDBI बैंक है, और 10वें नंबर पे ओवरसीज बैंक है। तो इसमें अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 हमारे पास क्या है, पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, और 5 क्या है, प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स आते हैं टॉप 10 की लिस्ट में। ये अच्छी बात है, पब्लिक सेक्टर के बैंक भी इसमें अपना नाम बना रहे हैं, ऐसा नहीं केवल प्राइवेट सेक्टर के बैंक ही हैं। लेकिन अगर ये जो सैलरी का कंपैरिजन है ना, अगर थोड़ा और अच्छा कर दें पब्लिक सेक्टर बैंक में, जो कि हो नहीं सकता है क्योंकि ये गवर्नमेंट की सैलरीज हैं, क्योंकि एक जगह अगर ऐसा बढ़ाएंगे तो फिर दूसरी जगह भी बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल होगा। बस अंतर इतना है कि अगर आप एक पब्लिक सेक्टर बैंक में है तो आपको जॉब सिक्योरिटी है, और अगर आप प्राइवेट सेक्टर के बैंक में है तो आपको जॉब सिक्योरिटी उतनी नहीं रहती है। लेकिन फिर मैंने कहा, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो लोग आपको झक मार के लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। जहां तक रही काम की बात, तो इस समय पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक के काम में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, दोनों में उतना ही प्रेशर है,
और कई बार तो ऐसा लगता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो ज़्यादा ही अच्छा हो जाता है, क्योंकि सरकारी बैंक वालों को हर एक तरह का काम करना है, उन्हें अपना बैंकिंग का काम करना है, इंश्योरेंस भी बेचवा रहे हैं, उन्हें सरकार की जो स्कीम्स हैं उसमें भी लगा रखा है, तो उनको कुछ ज़्यादा ही काम हो जाता है। जबकि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं उन सबके साथ केवल अपना ही बिजनेस बड़ा करने पर उनको ध्यान देना होता है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं वो जैसे तरक्की कर रहे हैं तो वैसे ही वो पेमेंट भी करते हैं अपने जो टॉप लेवल के जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं उनको, और उसी से समझ में आता है कि उतना ही ज़्यादा वो एफर्ट उनके टॉप लेवल के जो अधिकारी हैं वो भी डालते हैं बैंक को बड़ा करने में। जैसे आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक ने पिछले साल 700 ब्रांचेस ओपन करी हैं, और जिसमें अगर देखा जाए तो टोटल मार्च 2024 तक तो अब टोटल जो ब्रांचेस हैं 9455 जो ब्रांच हो चुकी हैं एचडीएफसी की। यहाँ पे अगर देखें तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब ऐसे ही सोच लीजिए 700 ब्रांचेस ओपन कर दी है अगर लास्ट ईयर, तो सोचिए कितना तेजी से एक्सपेंड कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक वाले। और इसका तो आपको पता होगा कि इसकी जो पेरेंट कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड उसके साथ मर्जर भी हो चुका। मर्जर होने के बाद ही जो एचडीएफसी बैंक है वो इतना बड़ा जो बैंक है वो निकल के आया, क्योंकि जो इसका मॉर्गेज पोर्टफोलियो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है अगर आप देखें पहले की तुलना में। तो ये थी पूरी न्यूज़। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका ओपिनियन चाहे जैसा भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव बताइएगा जरूर। बाकी आप इस चैनल पर नए हैं, इस तरह की वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।